एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जिसे एक ही खानदान के हर मर्द ने करीब 300 सालों तक संभाल कर रखा। बहुत समय पहले उसे एक चेरी ब्लॉसम के पेड़ के खोखल में छोड़ दिया गया था। जब मानसाकु ने उसे पाया तो उसके होठों के कोने पर अभी भी उस पेड़ की हल्के गुलाबी झाग लगी हुई। मानसाकु उसे अपने घर ले आया और उसे नाम दिया सयासु। अजीब बात ये थी कि सयासु बहुत धीरे धीरे बड़ी हो रही थी। 10-12 साल बीत जाने के बाद भी वो एक छोटे बच्चे जैसी ही दिखती थी। वो कोई भी आम खाना नहीं खाती थी। वो बस उसी चेरी ब्लॉसम पेड़ की गुलाबी झाग पर जिंदा थी। सालों बाद मानसाकु और उसकी पत्नी की मौत हो गई, लेकिन सयासु अब भी एक बच्चे जैसी ही दिखती थी। उसके बाद धीरे धीरे उसकी 5 इंद्रियां देखना, सुनना सब कमजोर होने लगी। वो अक्सर बिस्तर पर पड़ी रहती थी और जब भी सयासु बीमार पड़ती तो वो चेरी ब्लॉसम का पेड़ भी खिलना बंद कर देता था। समय बीतता गया और सयासु और भी ज्यादा खूबसूरत होती चली गई, जैसे उस चेरी ब्लॉसम पेड़ की ही कोई परछाई हो। मानसाकु के वंश वाले उसे किसी कीमती खजाने की तरह पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल कर रखते रहे। एक बसंत में जब चेरी ब्लॉसम का मौसम चल रहा था तो एक आदमी गिंकू वहां आया। सफर के दौरान उसने एक बहुत पुराने बेहद खूबसूरत चेरी ब्लॉसम पेड़ के किस्से सुने थे। गिंकू एक ताकतवर मुशीशी था, मतलब वो ऐसे रहस्यमय जीव यानी मुशी से निपटने में माहिर था। रास्ते में उसे पहाड़ के उस पार की एक लड़की मिली। उसने बताया कि उस पुराने पेड़ के पास एक मशहूर डॉक्टर तोकोजी रहता है। वो अपनी बीमार माँ के लिए दवा लेने जा रही थी। लड़की के रास्ता दिखाने पर गिंकू उस पेड़ तक पहुंचा, लेकिन पेड़ पर एक भी फूल नहीं था। लड़की से विदा लेने के बाद वो तोकोजी के घर का दरवाजा खटखटाती है। तोकोजी उसे कहता है कि दवाई कल तक ही तैयार होगी और उसे रात वहीं रुकने को कहता है। उधर गिंको पेड़ की जांच पड़ताल कर रहा था, लेकिन उसे कुछ भी अजीब नहीं लग रहा था। तभी अचानक उसके पास एक बेहद सुंदर औरत आकर खड़ी हो गई। गिंको उसके पास गया और पूछा कि पेड़ ने फूल क्यों नहीं खिलाए, लेकिन वो कुछ बोलती नहीं है, बस चुपचाप बैठी रहती है। गिंको को शक होने लगा, क्या कोई मुशी पेड़ पर असर कर रहा है। तभी तोकोजी वहां आ जाता है। गिंको पूछता है, क्या ये आपकी पत्नी है। तोकोजी मना कर देता है और कहता है कि सयासु उसकी रिश्तेदारी की है, लेकिन उसकी सुनने देखने की ताकत खत्म हो चुकी है। गिंको पूछता है कि सयासु ने कभी उस चेरी ब्लॉसम की गुलाबी झाग खाई है। वो बताता है कि वो झाग दरअसल एक तरह का मुशी है। उसे खाने से इंसान की 5 इंद्रियां धीरे धीरे सुन्न हो जाती हैं। तोकोजी उसकी बातों को नजरअंदाज करता है और सयासु को ले जाने लगता है। फिर गिंको पूछता है, तुम तो डॉक्टर हो तो उसकी बीमारी समझ में कैसे नहीं आ रही। तब तोकोजी बताता है कि वो असल में डॉक्टर नहीं बल्कि एक फ्लोरिस्ट है। उसके घराने के लोग पीढ़ियों से फूल पौधों की देखभाल और उन्हें ग्राफ्ट करने में माहिर रहे। वो बहुत खूबसूरत पेड़ पौधे उगाते हैं और जरूरतमंद लोगों के लिए जड़ी बूटी जैसी दवाइयां बनाते हैं। वो पुराना चेरी ब्लॉसम पेड़ उनके खानदान की निशानी है। इतना कहकर तोकोजी सयासु को लेकर चला जाता है, लेकिन उसी रात तोकोजी चुपके से पेड़ के पास आता है ताकि वो गुलाबी झाग इकट्ठा कर सके, मगर गिंको पहले से ही वहां था और उसे पकड़ लेता है। असल में तोकोजी की दवाई उसी मुशी से बनती थी। कुछ मुशी इंसान की उम्र बढ़ा देते हैं, लेकिन उनके साइड इफेक्ट बहुत डरावने होते हैं। तोकोजी कहता है कि कई लोग दर्द और बीमारी से बचने के लिए अपनी आंखें और कान खोने तक को तैयार हो जाते हैं। गिंको कहता है कि वो शायद सयासु की देखने सुनने की शक्ति वापस ला सकता है। तभी तोकोजी उसे सयासु की असली कहानी बताता है कि 80 साल पहले उसके दादा ने सयासु को उसी चेरी ब्लॉसम के पेड़ के खोखल में पाया था। अपने दादा की मौत के बाद सयासु की देखभाल तोकोजी के पिता ने की। मरते समय उन्होंने सयासु को तोकोजी के हवाले कर दिया। तोकोजी किसी भी तरह सयासु को ठीक करना चाहता था। इसी वजह से उसने गिंकू को अपने घर बुलाया। गिंकू ने साफ कहा कि वो मुशी को शरीर से निकाल सकता है, लेकिन ये गारंटी नहीं थी कि उसके बाद सयासु बच पाएगी या नहीं। उसी रात सयासु की हालत अचानक खराब हो गई। वो खून की उल्टी करने लगी। तोकोजी बड़बड़ाया, अब समय नहीं बचा है। इसके बाद वो उस लड़की के कमरे में गया जो रात वहीं ठहरी थी। वो एक कटोरा दवा लेकर बोला, ये दवा तुम्हारी माँ को देने से पहले तुम्हें चखनी पड़ेगी। कभी कभी एलर्जी हो जाती है, इसलिए पहले तुम ट्राई कर लो। उधर गिंको स्टडी रूम में था। पुराने कागज और किताबें देख रहा था। वो सब मानसाकु के पीढ़ियों द्वारा लिखी गई थी और वो किताबें तो कई सौ साल पुरानी निकली। अब बात साफ हो गई थी, तोकोजी झूठ बोल रहा था। जिसे वो दवाई बता रहा था वो असल में एक बेहोशी की दवा थी। तोकोजी लड़की का शरीर चाहता था। वो उसे मारकर उसका सिर काटना चाहता था और अपने परिवार की ट्री ग्राफ्टिंग तकनीक से उसका सिर सयासु के शरीर से जोड़ने वाला था। जैसे उसके खानदान के बाकी मर्द करते आ रहे थे, वो भी सयासु की खूबसूरती का दीवाना था। तभी गिंको वहां पहुंच गया और सब रोक दिया। अब पूरी सच्चाई सामने थी। तोकोजी के परिवार ने पीढ़ियों से यही भयानक तरीका अपनाया ताकि सयासु को जिंदा रख सके। तोकोजी ने कबूल किया कि मानसाकु उसका 8वीं पीढ़ी पहले वाला पुरखा था। अगर ये क्रूर रीतियां ना की जाएं तो सयासु का शरीर सूख कर मर जाता। उसकी खूबसूरती को
बचाने के लिए 300 सालों से उसके पूरे खानदान ने यही पाप दोहराया था। किसी और की जान न जाए इसलिए गिंकू ने पास की तेल वाली लालटेन को लात मारकर गिरा दिया, लड़की को पकड़ा और वहां से भाग गया। आग तेजी से घर में फैल गई और फिर उस पुराने चेरी ब्लॉसम पेड़ तक पहुंच गई। अचानक पेड़ अजीब सी रोशनी से चमक उठा, फूल फूटने लगे, लेकिन वो असली चेरी ब्लॉसम नहीं थे, वो अनगिनत मुशी। उसी समय मुशी सयासू के शरीर से भी बाहर निकलने लगे और वो किसी पौधे की तरह मुरझा गई। आखिरकार सयासू 300 साल की कैद से आजाद हो गई। उसकी खूबसूरती के लालच में तोकुजी के खानदान ने उसे किसी देवी की चीज समझकर पीढ़ियों तक अपने कब्जे में रखा। कहा जाता है कि वो चेरी ब्लॉसम का पेड़ पूरी तरह नहीं जला, लेकिन उस रात के बाद न तोकुजी दिखा न खूबसूरत सयासू। कहानी का दूसरा हिस्सा क्योको की कहानी। क्योको हर दिन तेजी से बूढ़ी हो जाती है, लेकिन अगले ही दिन फिर से जवान दिखने लगती है। टापू वाले उसे जीवित देवी कहते हैं। उस छोटे से टापू पर रोज लोग आते हैं चढ़ावा लेकर, सब क्योको के भक्त, क्योंकि जब भी अचानक उसका शरीर बूढ़ा हो जाता है उसकी नाक से एक अजीब सी धुंध निकलती है। एक बार एक लाइलाज मरीज ने वो धुंध सांस में ले लिया और चमत्कारिक तरीके से पूरी तरह ठीक हो गया। लोगों को यकीन हो गया कि ये देवी की धुंध है जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकती है। कई लोग तो सिर्फ एक सांस लेने के लिए अपनी सारी जमा पूंजी तक लुटाने को तैयार थे। बचपन में क्योको बिल्कुल आम लड़की थी। उसका एक बचपन का दोस्त था हिरोशी। दोनों ने वादा किया था कि एक दिन इस टापू से निकलकर बाहर की रोमांच भरी दुनिया देखेंगे। लेकिन एक दिन क्योको को उसके पिता जबरदस्ती ले गए और जब हिरोशी ने उसे दोबारा देखा वो गांव वालों की देवी बन चुकी थी और उसे कुछ भी याद नहीं था। हिरोशी को शुरू से शक था कि ये सब धोखा है, क्योंकि उसने एक बार क्योको के पिता फुजीता को अपने साथियों से चोरी छुपे बात करते सुन लिया था। उसी वक्त उसे समझ आ गया कि ये जीवित देवी वाली बात सब फुजीता की बनाई हुई नकली कहानी है ताकि वो खूब पैसा कमा सके। उसके मुताबिक क्योको को बस कोई अजीब सी बीमारी थी। फिर हिरोशी इलाज ढूंढने के लिए शहर गया और किस्मत से वो वापस कौन लाया? गिंगो। उसकी कहानी सुनकर गिंगो को पूरा यकीन हो गया कि यहाँ भी मुशी ही शामिल है। गिंगो और हिरोशी चुपके से क्योको के कमरे में घुस गए। अपनी आंखों के सामने क्योको को जवान से अचानक बूढ़ी होती देखकर गिंगो को उसकी नाक के अंदर मुशी के निशान मिल गए। ये वाला मुशी सिर्फ एक दिन जीता है, अंडे देने के बाद तुरंत मर जाता है और उसी पल वो देवी वाली धुंध बाहर आती है। लेकिन अभी भी गिंगो को कोई पक्का इलाज नहीं मिला था। थोड़ा दूर समुद्र के किनारे कुछ जानवर भी मिले जो इसी मुशी से संक्रमित थे। गिंगो उन्हें अपने साथ ले गया ताकि उन पर प्रयोग कर सके। कई दिनों की मेहनत के बाद आखिर गिंगो को तरीका मिल गया कि मुशी को शरीर से कैसे निकाला जाए। दोनों फिर से क्योको के कमरे में पहुंचे। गिंगो ने उसकी नाक की हड्डी के पास वो मुशी ढूंढ लिया और सुई से बहुत नरमी से उसे छेदा। थोड़ी देर में मुशी खुद ब खुद बाहर निकल आया और क्योको को होश आ गया। हिरोशी ने उसे सब कुछ बता दिया। उसने कहा कि वो उसे लेकर इस टापू से बहुत दूर भाग जाना चाहता है, लेकिन क्योको नहीं जाना चाहती थी। उसका कहना था पिता ने जो किया होगा शायद किसी मजबूरी में किया होगा और अगर मैं चली गई तो वो किसी और लड़की को देवी बना देंगे। गिंगो ने सुझाव दिया कि हम इन मुशी को जड़ से खत्म कर दे तो आगे किसी को ये दर्द झेलना नहीं पड़ेगा। क्योको को एक बात याद आई। जिस दिन वो घर लौटी थी उसके पिता फुजीता एक फूल लाए थे जो देखने में मॉर्निंग ग्लोरी जैसा लगता था। उसकी खुशबू सूंघते ही वो बेहोश हो गई थी। ये सुनते ही हिरोशी ने कहा कि उसने वही फूल केप के पास एक गुफा में देखे थे, लेकिन वो गुफा सिर्फ ऊंची ज्वार में ही अंदर से खुलती थी और अगली ज्वार आने में 3 दिन बाकी थे। इन 3 दिनों तक क्योको को फिर से देवी का ढोंग जारी रखना पड़ा और उसका मन बार बार धुंधला हो जाता था। वो अपने देवी वाले दिन याद करने लगी थी जब वो रोज जवान भी होती थी और रोज बूढ़ी भी। उसकी यादें छोटी थी पर जिंदगी भरी हुई लगती थी। अब जब सब सामान्य था तो आने वाला लंबा भविष्य उसे डराने लगा था। गिंगो ने समझाया क्योंकि तुम्हारा शरीर मुशी के रिदम से मैच हो चुका था, तुम हर दिन बड़े मुशी के साथ मरती थी और छोटे मुशी के साथ फिर से जन्म लेती थी, यानी तुम रोज एक तरह से पुनर्जन्म जीती थी। धीरे धीरे तुम इससे बाहर आ जाओगे। आखिर ज्वार का दिन आ गया। गिंगो और हिरोशी गुफा में घुस गए और सच में अंदर वही फूलों की भरमार थी। इसी बीच फुजीता को सब कुछ पता चल गया। वो अपने आदमियों के साथ गुफा की ओर दौड़ा। उन्होंने दोनों को घेर लिया और मार डालने का आदेश दे दिया। फुजीता ने एक फूल उठाया अपनी बेटी को फिर से देवी बनाने के लिए, लेकिन तभी सारे गांव वाले अचानक वहां पहुंच गए क्योंकि क्योको ने गिंगो और हिरोशी की जान बचाने के लिए सच्चाई सबको बता दी। उसे उम्मीद भी नहीं थी कि भड़के हुए गांव वाले उसके पिता फुजीता को वहीं पीट पीट कर मार डालेंगे। क्योको इस सदमे को सह नहीं पाई। उसे लगा कि उसके पिता की मौत की असली वजह वो खुद है। उसी पल उसकी नजर फुजीता की बाहों में पड़े उस फूल पर पड़ी और इस कड़वी हकीकत से भागने के लिए उसने दोबारा जीवित देवी बनने का फैसला कर लिया। गिंगो उसे मुशी से मुक्त करना चाहता था, लेकिन हिरोशी ने उसे रोक दिया क्योंकि हिरोशी के मन में एक सच्चाई साफ हो चुकी थी। जब क्योको पूरी तरह होश में होती थी तब वो हमेशा उदास रहती थी, लेकिन जब वो देवी बनती थी तभी उसके चेहरे पर सच में एक संतुष्ट बेफिक्र मुस्कान दिखाई देती थी। इसीलिए हिरोशी ने निश्चय किया कि वो उसे उसी दुनिया में रहने देगा जहां वो दर्द महसूस नहीं करती और वो अपनी पूरी जिंदगी वहीं रहकर उसकी देखभाल करेगा। जिंदगी लंबी और अनिश्चित होती है। कई बार इंसान खो जाता
जाता है, कमजोर पड़ जाता है, लेकिन शायद इसी वजह से जिंदगी में अनगिनत रास्ते होते हैं और खूबसूरत चीजों से मिलने के अनगिनत मौके। अगली कहानी जुनको की शुरुआत। गांव के बुजुर्गों की हमेशा एक ही चेतावनी रहती कि शाम ढलते ही कभी छुपन छुपाई मत खेलना, लेकिन जिज्ञासु छोटी जुनको ने ये बात नहीं मानी और अगले ही पल जमीन पर अचानक एक परछाई दिखाई दी जो सीधे जुनको की छाया पर आकर खड़ी हो। उस रात जुनको गायब हो गई। पूरा गांव इकट्ठा होकर पहाड़ पर उसकी तलाश में निकल पड़ा, पर उन्हें कुछ भी नहीं मिला। सबको लगा जुनको को कोई राक्षस उठा ले गया है। जब सब लोग हार मानने ही वाले थे, उन्हें जंगल में एक अजीब सी लड़की मिली। गांव वाले उसे वापस गांव ले आए, लेकिन बुजुर्गों का कहना था कि वो कोई राक्षस है। लड़की ने बहुत समझाने की कोशिश की, पर उसे कुछ याद नहीं था। बस जुनको के पिता को छोड़कर कोई उस पर भरोसा नहीं कर रहा था। उन्हें पता था कि इतनी डरी सहमी बच्ची राक्षस बिल्कुल नहीं हो सकती। उसका बिहेवियर भी बिल्कुल जुनको जैसा था। इसलिए उन्होंने सबकी बातों को नजरअंदाज करके उसे अपने घर ले आए। उन्होंने उसे एक नाम भी दिया, मिसाकी। मिसाकी बहुत ही नरम दिल और शुक्रगुजार बच्ची थी। वो रोज घर के कामों में हाथ बटाती थी और धीरे धीरे गांव वाले भी उसे अपनाने लगे। लेकिन वो लड़का जिसे कभी जुनको पसंद थी, वो मिसाकी से नफरत करने लगा। वो उसे धमकी देता कि जुनको की पुरानी हेयर क्लिप कभी मत पहनना। और तभी हमेशा चुप रहने वाली मिसाकी एक पल के लिए फट पड़ी। वो बोली अगर ये उसके गोद लिए हुए पिता का तोहफा नहीं होता तो वो इसे इतनी संभाल कर रखती ही नहीं। समय बीतता गया और 10 साल गुजर गए। मिसाकी अब काफी बड़ी हो चुकी थी। उसने उसी लड़के से शादी कर ली जो कभी जुनको से प्यार करता था और दोनों का एक बच्चा भी था। उनकी जिंदगी खुशियों से भरी हुई थी। लेकिन अपनी 60वीं सालगिरह पर मिसाकी को अचानक अपना वो भूला हुआ अतीत याद आने लगा। बचपन में वो ही थी जिसने गलती से जुनको की परछाई पर पैर रख दिया था और उसी पल जुनको इस दुनिया से गायब हो गई। गिल्ट और दुख से टूटकर अगले ही दिन मिसाकी चुपचाप पहाड़ों में निकल पड़ी जुनको की परछाई तलाश। लेकिन जैसे ही वो जंगल में घुसती, उसकी यादाश्त फिर से धुंधली होने लगती। खुशकिस्मती से उसे रास्ते में गिंको मिल गया जिसने उसे बाहर निकलने में मदद की। उस रात उसके पति ने गिंको को वो सब बताया जो वो जानता था और गिंको ने तुरंत समझ लिया ये ट्वाइलाइट आवर नाम की रहस्यमयी घटना थी। शाम के वक्त जो भी परछाई अचानक दिखाई दे, वो एक ऐसे इंसान की होती है जो अंधेरे में फंसा होता है और बाहर निकलने के लिए उसे किसी जिंदा इंसान की परछाई पर पैर रखना पड़ता है। अगर स्विच हो जाए तो असली दुनिया का इंसान अंधेरे में खिंच जाता है और जो बाहर आता है उसे उस परछाई वाली दुनिया की कुछ भी याद नहीं रहता। ये अजूबा आज तक किसी ने नहीं सुलझाया और गिंको भी इसे पहली बार देख रहा था। सच्चाई सुनकर मिसाकी के पति को एक डरावना एहसास हुआ। जुनको इसलिए गायब हुई थी क्योंकि उसकी पत्नी मिसाकी ने गलती से उसकी जगह ले ली थी। वो जानना चाहता था कि अब जुनको कहाँ है, कैसी है, पर गिंको के पास कोई जवाब नहीं। शायद वो भी मिसाकी की तरह किसी और की परछाई पर पैर रखकर किसी दूसरी दुनिया में चली गई हो। ये सब बात मिसाकी ने चुप कर सुन ली और उसे समझ आ गया गलती उसी की थी। गिल्ट से टूटी हुई मिसाकी अगली सुबह बिना कुछ कहे घर छोड़कर चली गई। जब उसके पति को पता चला, वो घबरा गया। उसने गिंको को बुलाया और दोनों मिलकर जंगल में उसे ढूंढने निकल पड़े। आखिरकार एक पहाड़ी घाटी में वे मिसाकी को रोते हुए अपने गुनाहों का पछतावा करते हुए पाते हैं। वो खुद को माफ नहीं कर पा रही थी। उसे लगता था उसने जुनको की पूरी जिंदगी छीन ली, लेकिन उसके पति ने उसे गले लगा लिया। वो बोला शायद जुनको बहुत पहले ही उस अंधेरे से निकल चुकी हो, या हो सकता है उसे कहीं और सुकून मिल गया हो। उसने पूरे दिल से जुनको की खुशियां मांगी, लेकिन उस घटना के 1 साल बाद मिसाकी एक साधारण सर्दी की वजह से दुनिया छोड़ गई। उसके पति ने उसे दफना दिया और तभी उसे पीछे एक परछाई दिखाई दी। वो तुरंत समझ गया वो जुनको थी, बिल्कुल वैसी ही जैसी बचपन में थी। कौन सोच सकता था पूरे 50 साल तक दया से भरी जुनको ने किसी की परछाई पर पैर नहीं रखा। आंखों में पछतावे के साथ उस आदमी ने मिसाकी की तरफ से उससे माफी मांगी और अपनी जिंदगी उसे देने की पेशकश भी कर दी, पर जुनको बिना कुछ कहे पीछे मुड़कर चल दी। वो ये नहीं सह पाया कि जुनको हमेशा के लिए अंधेरे में फंसी रहे, इसलिए उसने उसकी परछाई पर कदम रखा। उस रात जुनको एक छोटी बच्ची की तरह दोबारा गांव लौट आई, पर अब सब बदल चुका था। उसके माँ बाप थे नहीं और बचपन के दोस्त बूढ़े हो चुके थे और उसे कुछ भी याद नहीं था।